मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टेप अप क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सीबीएसई क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट लेसन कवर करने वाले हैं, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। नेशनलिज्म क्या होता है कि एक ऐसा भाव, राइट, अपने नेशन स्टेट के प्रति, राइट, जो आपको अपने देश के प्रति, राइट, लगाव को दिखाता है और ये दर्शाता है कि आपका जो अपना देश है वो किसी दूसरे अदर देश से अधिक बेहतर है। इस प्रकार की अगर भावना आ जाती है तो उसे नेशनलिज्म कहते हैं। अब यहाँ नेशन स्टेट का मतलब क्या है कि डिजायर फॉर सोवर्जिनिटी, अपने संप्रभुता के लिए आपकी इच्छा, राइट, कि आपका जो नेशन है, जहाँ आप रहते हैं, जिस कंट्री में आप रहते हैं, वहाँ की हर एक चीज पे आपका राइट है और उसकी आप सुरक्षा करेंगे। उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, राइट, उसकी संप्रभुता पे आप आंच नहीं आने देंगे, राइट? और यानी कि अटैचमेंट टू टेरिटरी, अपने टेरिटरी के प्रति, भूमि के प्रति आपका एक लगाव, राइट। और लोग जो हो बिल्कुल यूनिफाइड हो, एक साथ हो, सारे धर्मों के लोग एकजुट में हो, उनकी एक भावना हो, राइट, अपने राष्ट्र के प्रति। तो इंडिया जो है एक नेशन स्टेट है, राइट। काफी पहले, अगर पहले का हिस्ट्री में देखते हैं तो भारत के लोग जो है, उन्हें फ्रीडम ऑफ राइट्स पूरी तरह से थी, राइट, वे कहीं भी मूव कर सकते थे और एक ही उनका कल्चर रहा है। बीच में ब्रिटिशर्स जब इंडिया को कैप्चर कर लिए तो यहाँ पे इंडियन कल्चर को थोड़ी सी ठेस पहुंची, लेकिन स्टार्टिंग से इंडिया एक नेशन स्टेट है। यहाँ के लोग अपने मातृभूमि से काफी ज्यादा लगाव रखते हैं और आपने इंडियन फ्रीडम, भारत की स्वतंत्रता को देखा है, उसमें कैसे रिवोल्यूशनरीज लड़ते हैं अपने देश के प्रति, राइट। ये नेशनलिज्म का कंसेप्ट है टोटली। अब हम नेशनलिज्म इन यूरोप में किस देशों के बारे में स्टडी करने वाले हैं, यहाँ दे रखा है। जैसे कि नेशनलिज्म इन ब्रिटेन हम देखेंगे, ये 1688 से 1801, ये इसका टाइमलाइन है, पहला है ये। दूसरा हम देखते हैं नेशनलिज्म इन फ्रांस, 1830 से 1848, ये टाइमलाइन दे रखा है। यूनिफिकेशन ऑफ इटली हम कवर करने वाले हैं, 1859 से 1861, ये टाइमलाइन है। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मन यानी कि 1866 से 1871। और बाल्कन्स, नेशनलिज्म इन बाल्कन्स को कवर करेंगे, ये 1871 टू 1940, राइट, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक इनका यूनिफिकेशन हुआ था। ऑटोमन एम्पायर से रिलेटेड है बाल्कन। नेशनलिज्म इन ब्रिटेन देख लें, यानी कि नेशनलिज्म की शुरुआत जो है सबसे पहले फ्रांस में हुई, राइट। फ्रांसीसी जो क्रांति आपका चला था 1789, वहां से नेशनलिज्म की भावना जो है पूरे यूरोप में फैल गई। लेकिन ब्रिटेन में जो नेशनलिज्म की भावना स्टार्ट हुई थी वो काफी पहले शुरू हो गई, लेकिन यहाँ जो है कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी गई, राइट। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ये रिजल्ट है एक सडन रिवॉल्यूशन का, कोई बहुत बड़ी यहाँ पे युद्ध नहीं लड़ी गई थी। अपने को फ्रीडम करने के लिए या राष्ट्रवाद के लिए कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी गई थी। बाकी सारे कंट्री नेशनलिज्म के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ चुके हैं, खून खराबे हुए हैं, राइट, बहुत लॉस को झेल चुके हैं। तो ब्रिटेन में क्या था कि इथनिक आइडेंटिटीज जो थी वो अलग अलग थी यहाँ पे, राइट। जैसे इंग्लिश लोग बोलते थे, वेल्स भी था, स्कॉट, आयरिश, ये अलग अलग इथनिक नैतिकता के लोग रहते थे, एक खास बात थी यहाँ की। और प्रत्येक जो व्यक्तिगत उनका था कल्चर और ट्रेडिशन, सबका अपना अलग अलग। अब इसमें क्या हुआ कि एक्ट ऑफ यूनियन आपको याद रख रहा है 1707, तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक यूनियन हुआ, जिसे एक्ट ऑफ यूनियन कहा जाता है। अब ये जो ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन कर दिया। इंग्लैंड क्या चाहता था कि हम स्कॉटलैंड को अपने अंदर ले, अपने कल्चर को डोमिनेट करें, उनके ऊपर अपना प्रभुत्व हम शो करें और इस तरह से हमारा एक एक्सपेंशन होगा, इन्हें लगता था। तो इन्होंने एक्ट ऑफ यूनियन के तहत
स्कॉटलैंड को अपने अंदर ले लिया, राइट। अब ब्रिटिश आइडेंटिटी का मतलब था कि स्कॉटलैंड के पास अपना एक अलग अलग कल्चर, राइट, और उनका पॉलिटिकल संस्थाएं उनकी अलग अलग थी, तो इसको सप्रेस करते थे ब्रिटिशर्स, राइट, सप्रेस किया जाने लगा। और उसके बाद हम आगे देख लेते हैं आयरलैंड भी जो है, राइट, ये भी दो ग्रुप में बटा हुआ है, राइट, कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट। आयरलैंड दो ग्रुप में बटा हुआ है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक जो थे वो सप्रेस किए जाते थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा, और वो बगावत भी करते थे। जब बगावत करते थे तो यहाँ पे सप्रेशन उनका होता था, राइट। अब एक यहाँ पे व्यक्ति देखोगे, उल्फी टोन, एक ऐसा व्यक्ति है जो आयरिश मैन यानी कि आयरलैंड, राइट, इनके यहाँ के लोगों को यूनिफाइड किया, राइट, यूनाइटेड किया, एकजुट किया 1798 में, राइट, और ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने का निश्चय किया, लेकिन यहाँ पे इसे भी दबा दिया गया, फोर्सली इनकॉर्पोरेटेड इन 1808, यानी कि कंप्लीटली कुचल दिया गया इसको ताकत से, आयरलैंड को। तो इस प्रकार से हम देख लेते हैं यहाँ पे कि स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, ये तीनों मिलकर के आपका ग्रेट ब्रिटेन बना देते हैं, और ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड मिलकर के आपका यूके बना देता है, और यूके प्लस आयरलैंड मैक्स ब्रिटिश आइजल्स। यूके और आयरलैंड, आयरलैंड का मतलब यहाँ पे रिपब्लिक आयरलैंड को हम देखेंगे, ये आयरलैंड मिलकर के आपका ब्रिटिश आइजल्स बना देता है। यहाँ पे हम थोड़ा सा एक डायग्राम में आपको समझा देता हूँ कि आप ये समझ सकते हैं कि ये आपका है स्कॉटलैंड, राइट, ठीक, और इसके बगल का पार्ट जो आपका है इससे अटैच्ड, ये आपका है इंग्लैंड, राइट, और यहाँ आपका है वेल्स। तो ये अलग अलग इथनिक आइडेंटिटीज के लोग थे, वेरियस आइडेंटिटीज के लोग यहाँ पे थे। इंग्लैंड ने अपने अंदर इसको ले लिया, राइट। तो स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स ये मिल करके आपको बना देते हैं ग्रेट ब्रिटेन, ये आप याद रखिए। और इसके बाद फर्दर क्या था, फर्दर आयरलैंड की हम बात करते, यानी कि यहाँ पे देखेंगे तो नॉर्दर्न आयरलैंड था, नॉर्दर्न आयरलैंड यहाँ में, और उसके बाद ये नॉर्दर्न आयरलैंड का पार्ट है, ऐसे हम कर लेते हैं, राइट। और एक दूसरा पार्ट जो है रिपब्लिक आयरलैंड, इसी से जुड़ा हुआ, इसको हम आर आयरलैंड कर देते हैं, रिपब्लिक आयरलैंड आप याद रखें। तो नॉर्दर्न जो आयरलैंड था, राइट, आपने देखा कि उल्फी टोन जिसने फाइट किया फ्रीडम के लिए, इनसे सेपरेट करने के लिए, वो नहीं चाहता था इनके साथ जुड़ना, तो यहाँ पे फोर्सली इसको अपने अंदर लिया गया, और नॉर्दर्न आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन को अगर इंक्लूड कर ले तो हमारा क्या बन जाता है, यूके, यूनाइटेड किंगडम बन गया, राइट, आपको याद रखना। और रिपब्लिक आयरलैंड, राइट, यहाँ पे भी इनको ये कंबाइन नहीं कर पाया, तो इस अगर रिपब्लिक आयरलैंड को भी हम इंक्लूड कर देते हैं और यूके को, तो हमारा टोटल बन जाता है ब्रिटिश आइजल्स। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है यूके प्लस आयरलैंड मैक्स, आयरलैंड का यहाँ पे मतलब है रिपब्लिक आयरलैंड, ये ब्रिटिश आइजल्स बना देते हैं टोटली। इनका फ्लैग आपको याद रखना है कि यूनियन जैक फ्लैग है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से यूनियन जैक डिजाइन होता है, ठीक है। यहाँ से आप ऐसे मूव कर सकते हैं, यहाँ से आप ऐसे मूव कर सकते हैं। ये यूनियन जैक का एक सिंबल हो गया, इसमें बहुत सारे वेरियस इथनिक ग्रुप्स शामिल है, इसलिए इस टाइप से इनका फिगर होता है। नेशनल एंथम जो इनका है, गॉड सेव आवर नोबेल किंग, ये आपको याद रखना है। और इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं कि फ्रांस में रिवॉल्यूशन। अब एक्चुअली पहला एक्सप्रेशन नेशनलिज्म का, फर्स्ट एक्सप्रेशन की बात करें, यानी कि शुरुआत की अगर बात करें, तो फ्रांस को ही क्रेडिट जाता है। यहीं से नेशनलिज्म की भावना पूरे यूरोप में और यहीं से होते होते अपने इंडिया में भी पहुंची थी,
स्टार्ट हुआ था फ्रांसीसी क्रांति 1789 से, राइट। कारण क्या था कि 1789 में फ्रांस जो था वो एब्सोल्यूट मोनार्की था, यानी कि जो राजा हुआ करते उनके अंदर हुआ करते, अपने मर्जी से, राइट। वो पब्लिक वेलफेयर में काम करते, कभी ऐशो आराम की जिंदगी वो अपना जीते थे, कभी ध्यान दिया कभी नहीं दिया। तो एब्सोल्यूट मोनार्क, निरंकुश राजशाही जिसे बोलते हैं, निरंकुश राजा, जहाँ पे आप उन्हें टोक नहीं सकते हैं, उनके प्रति आप जो है आवाज नहीं उठा सकते हैं। 1790 में क्या हुआ था कि आर्मी जो थी वो स्टार्ट कर दी थी कैरी करना नेशनलिज्म को यूरोप में, यहाँ पे दे रखा है, लेकिन 1790 में आर्मी जो थी वो राष्ट्रवाद को पूरे यूरोप में फैलाना शुरू कर दी। अब लिबरलिज्म एक वर्ड आता है, राइट। ये क्या होता है, ये लैटिन वर्ड लिबर से बना हुआ है, इसका मतलब फ्री होता है। लिबरल्स लोग वो हुआ करते थे जो समाज में बदलाव लाना चाहते थे, ये सभी धर्मों को एक समान मानते थे, वे चाहते थे कि एक ऐसा राष्ट्र बने जिसमें सभी लोग भाईचारे की तरह रहे, राइट। ये लिबरलिज्म की थिंकिंग थी। वंशानुगत शासक के विरोधक, ये नहीं चाहते थे कि वंशानुगत शासक है, ये लिबरलिज्म। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं चाहते थे, यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो है, सबको जो है वोटिंग राइट्स नहीं मिलना चाहिए, यह लिबरलिज्म चाहते। अब यहाँ देखते हैं कि मिडिल क्लास आपका है, लिबरल्स स्टूड फॉर, अब यहाँ पे ये दोनों लोग खड़े रहते हैं, मध्यम वर्ग हुआ आपका, और लिबरलिज्म यानी उदारवादी जो थे वो खड़े हो जाते हैं स्वतंत्रता के लिए, राइट। अब अपनी इक्वलिटी के लिए, राइट, कानून के समक्ष सबको बराबर राइट्स मिले, इसके लिए वो खड़े हो जाते हैं। लिबरल यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अगेंस्ट थे, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अगेंस्ट थे, वो नहीं चाहते थे कि वोटिंग राइट सबको मिले, राइट। जिनके पास लैंड हुआ करता था, जिनके पास अपनी बिल्डिंग्स हुआ करते, जिनके पास अपना जमीन हुआ करता, उन्हीं को वोटिंग राइट्स मिलता। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी ओन मैन हैड राइट टू वोट, जिसके पास संपत्ति है वही वोट करेगा। आगे हम बढ़ते हैं कि क्या कारण रहा फ्रांसीसी क्रांति का। तो फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब था, राइट। लुइस 16 आप देख, लुइस 15 आया, फिर लुइस 16 आया, राइट। आप फ्रांस के किंग को देख सकते हैं। तो सबने अपने अपने बारे में सोचा, राइट, पब्लिक वेलफेयर में कम काम करना। अब यहाँ से पॉपुलेशन जो था वो अचानक बूम कर जाता है, यहाँ दे रख 1700 में 2 करोड़ था, 1784 में आपका बढ़ गया 2.8 करोड़ के आसपास हो गया। और फर्स्ट एंड सेकेंड क्लासेस डिड नॉट पे टैक्स। अब इसमें आप देख सकते हो फ्रांस की क्लासेस थी, वर्ग, फर्स्ट क्लास, सेकेंड एंड थर्ड, राइट। तो फर्स्ट जो क्लास हुआ करते थे उसे बोलते थे क्लर्जी, सेकेंड जो क्लास नोबिलिटी, और थर्ड पीजेंट ग्रुप हुआ करता था, पीजेंट क्लास। तो ये फर्स्ट और सेकेंड टैक्स वगैरह पे नहीं करते थे। लुइस 16 क्या था, वो अपने विलासिता जीवन को जी रहा था, लोगों के प्रति उसका कोई ध्यान नहीं था, राइट। और नेशनल बजट का 50% तो टैक्स में चला जाता था। तो जो भी इनकम हुआ करता था उसका आप समझ सकते 50% टैक्स में ही चला गया। पॉपुलेशन यहाँ पे काफी इंक्रीज हो गया, राइट। क्रॉप फेल्योर्स हो गया, फूड प्राइसेस हाई हो जा रही है यहाँ पे। और कुछ इंटेलेक्चुअल कॉज भी थे, जो फ्रांस में बुद्धिजीवी थे वो सोचा करते थे। और ये बुद्धिजीवी कहाँ से आते थे भाई, ये बुद्धिजीवी आते थे आपके पीजेंट ग्रुप से, यहाँ से लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, राइट। तो ये बहुत सारे रीजन, ये बहुत सारे कॉजेज रहे हैं। क्लासेस ऑफ फ्रांस यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो क्लर्जी है पहला, राइट। पॉलिटिकल कंट्रोल इन्हीं के अंदर रहा करता था। लॉ और कोर्ट्स, राइट। ये टैक्स वगैरह ये नहीं दिया करते थे, राइट। टैक्स फ्री, टैक्स इन एकदम छूट था, बिल्कुल टैक्स नहीं देना, राइट। और ये स्पेशल काम करते, चर्च के स्पेशल काम किया करते थे। और फ्रेंच, और अगला नोबिलिटी है, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन को उकसाने में या फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए एक अहम भूमिका निभाने वाले लोग थे, नोबिलिटी, राइट। काफी सम्मानीय जीवन था ये।
रॉयल्टी राजकीय, टैक्स ये भी फ्री थे, टैक्स ये भी नहीं देते थे। और अब देख, रिच मैन फॉर नोबिलिटी क्लासेस, नोबिलिटी क्लासेस के धनी लोग ये हुआ करते थे। पीजेंट आप देख सकते, पीजेंट ये सबसे ज्यादा नंबर में थे, इनके पास बहुत कम राइट्स था, 27 मिलियन ही थे ये। और यहाँ पे वार में यही लोग लड़ा करते थे और काफी कम एजुकेटेड हुआ करते थे। इसके अंतर्गत लॉयर्स, डॉक्टर, पीजेंट, टीचर्स वगैरह ये सारे लोग आते थे। जैकोबिन क्लब 1789 राइट इस समय स्थापित हुआ था, और इसको बनाने वाले लोग थे वर्कर और आर्टिसंस, जो कलाकार वगैरह हुआ करते थे, जो आपके पीजेंट ग्रुप में इन्हीं लोगों ने बनाया। मैक्सिमिलियन रोबोस्फियर ये इसके फाउंडर थे। 5 लाख इसमें लोग थे टोटल, 5 लाख देख सकते हैं। ड्रेस कोड क्या था इनका? ब्लू व्हाइट रेड ना, ब्लू व्हाइट और रेड, ये 3 कलर मतलब कि हुआ करता। रेड आपका कैप हुआ करता था, राइट। और पैंट जो ये पहनते थे, राइट, अपने घुटने तक पहनते। व्हाइट क्या दिखाता है यहाँ पे? देखो, व्हाइट जो है नेशनलिज्म को दिखा रहा है, राष्ट्रवाद। और यहाँ पे यहाँ डिस्कवर्ड नहीं, डिजल्व यहाँ लिखना था। ये डिजल्व यानी कि खत्म हो गया था, राइट। ये डिजल्व हो गया आपका, इसकी समाप्ति हो गई जैकोबिन क्लब की 1794। अब आगे देख लेते हैं नेपोलियन बोनापार्ट। ये नेपोलियन बोनापार्ट का जो जन्म हुआ था वो 1769, राइट, अजासियो में हुआ था, और इसकी मृत्यु हुई थी 1821। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, काफी असाधारण, सैनिक स्कूल में इनकी स्टडी चली थी, और ये हीरो बन गए, राइट। ब्रिटेन पे इन्होंने अपना अधिकार लिया था, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया इन 1799। 1799 में इन्होंने काफी ऑस्ट्रिया, सार्डिनिया और ब्रिटेन जैसे जगहों पे अपना अधिकार अपना कायम किया। तो इस युद्ध के बाद ये हीरो बन गए। अपने आप को इन्होंने सम्राट घोषित कर दिया 1804 में, अपने आप को सम्राट घोषित करने के बाद इन्होंने क्या किया? तो नेपोलियन कोड और सिविल कोड 1804, इन्होंने पूरे फ्यूडल सिस्टम को हटा दिया, सामंतवाद जिसे बोलते थे, यानी कि जितने सारी जो प्रॉपर्टी के ऑनर हुआ करते थे, राइट, तो कुछ ही लोगों के अधीन ये प्रॉपर्टी हुआ करती थी, सब डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू कर दिया, जिनके डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया, सबको मिलना चाहिए प्रॉपर्टी, सबका राइट्स है। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में काफी ज्यादा सुधार किया। और नोबेलिटी, राइट, जो आपका मध्यम वर्ग था, तो जिसे कुलीन वर्ग कहा जाता है, वो अपने घर में वापस आते थे। युद्ध के दौरान सब कुछ छीन लिया गया, सबको अपने अपने घरों से भगा दिया गया, क्योंकि जब क्रांति होता है तो आपको पता है वहां पे कोई किसी को नहीं देखता ना, एक बहुत बड़ी कारण रही थी। तो नोबिलिटी दोबारा से आप अपने घर वापस आते हैं, राइट। सामंतवाद को, फ्यूडल सिस्टम को हटाया, प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन भी किया, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन में इंप्रूवमेंट किया, और चर्चेज को स्टोर किया गया, दोबारा से चर्च को स्थापित किया। जो पादरी वर्ग हुआ करते थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, सब लोग खत्म हो गए थे, है ना, सबको उनका राइट्स वगैरह छीन लिया गया, तो दोबारा से चर्च को रिस्टोर किया, चर्च को स्थापित किया। कारण क्या रहा? अब इसमें जो इसके मिस्टेक थे, ड्रॉबैक्स थे, टैक्स बढ़ा दिया इसने, सेंसरशिप ला दिया, मतलब कि अगर कोई मिस्टेक करते हुए पकड़ा जाता है उसे मार दो, है ना, सूली पे चढ़ा दो, गिलोटिन वगैरह हुआ करते थे, उस पे लोग चढ़ा देते। और फोर्स करता था फ्रेंच आर्मी में ज्वाइन होने के लिए लोगों को। वाटरलू का बैटल हुआ 1815 में, और ये 4 देशों के साथ लड़ा इसने। पूरब से आप याद कर सकते हैं, रसिया एक तरफ था, रसिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, ये 4 देश एक तरफ थे, और नेपोलियन एक तरफ। तो इसके बाद क्या हुआ कि ट्रीटी ऑफ वियना, नेपोलियन जो है इस युद्ध में हार चुका, नेपोलियन की पराजय हो गई। ये बैटल ऑफ वाटरलू कहा जाता है। 25 मार्च 1815 हुआ क्या? ट्रीटी ऑफ वियना आपका हुआ, यानी कि वियना की संधि आप याद रखें।
जो बुर्बा डायनेस्टी थी उसको रिस्टोर किया कर दिया, यानी कि फ्रांस में जो वंश चले आ रहा था दोबारा से रिस्टोर हो गया, दोबारा से बना दिया। क्योंकि कारण क्या था कि आप देखेंगे कि नेपोलियन का जो माइंडसेट था, इसके अनुसार ये जितने सारे यहाँ पे हम देश देख रहे हैं, इन सबको लगा कि यहाँ पे नेपोलियन तो अपना फिर से तानाशाही लेकर आ गया, राइट, अपना मिलिट्री पावर दिखा रहा है, अपने आप को ये सम्राट घोषित कर दिया। तो कहीं ना कहीं इन सारे देशों को लगा कि अगर यहाँ के लोग, हमारे देश के लोग भी विरोध करना शुरू कर देंगे हमारे प्रति, हमारी राजशाही भी खत्म हो सकती है। यही कारण था कि वाटरलू में नेपोलियन को हराया गया। और वियना, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल, यानी कि कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया, राइट। वियना में एक ट्रीटी हुई और वहां पे फिर क्या किया गया, यहाँ पे नेपोलियन को पकड़ा गया, राइट, और एक सुनसान जगह पे रखा गया, एक आइलैंड पे, और उसके बाद 1821 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इनकी इसके पॉइंट आपको याद रखना है कि बुर्बा डायनेस्टी को दोबारा से स्थापित चार्ल्स एक्स, यानी कि चार्ल्स 10, ये दोबारा से फ्रांस का राजा बन गया। और ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था ड्यूक मेटरनिच, इस ट्रीटी को होस्ट किया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि हम क्या करेंगे, नेपोलियन वार में जितनी सारी लॉसेस हुई है, राइट, और जो इनका एक्सपेंशन है, दूसरे देश को जो कैप्चर किया है, सबको दोबारा से कैंसिल करेंगे। और एक बाउंड्री सेटअप का भी प्लान, हम एक बॉर्डर बनाएंगे, राइट, और उसी के अधीन हम रहेंगे। बहुत सारे पार्ट जो थे जो फ्रांस ने कैप्चर किया था, राइट, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, इन सब का दोबारा से रिस्टोर्ड हो गया, ठीक है, सारे लोगों ने अपना अपना ले लिया और फिर फ्रांस अपना टेरिटरी जो है खो देता है इस प्रकार से। यानी कि उसके द्वारा जो कैप्चर टेरिटरी थी एक्स्ट्रा, जो वार में 1799 में, राइट, यहाँ पे आपको 1815 में दोबारा से इसे छीन लिया जाता है। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।